अब हम एक खतरनाक चीज पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ये सोचता था कि मेरे पटाखे जो होते हैं रॉकेट वाले वो वापस जमीन पर क्यों गिर जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि नासा कोई रॉकेट छोड़ता है तो वो चांद पर पहुंच जाता है और मेरा रॉकेट फुई करके वापस धरती पे गिर जाता है। ऑल्दो अब मैं बच्चा था तो मैं बेवकूफ भी था थोड़ा सा। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि यार मेरे से बेवकूफ कोई नहीं है। लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ न्यूटन। 2 मिनट की स्टोरी है, आप लोगों को पता भी होगा। न्यूटन के पास एक बिल्ली थी, सभी को पता है, कैट। और उसी ने उसके सारे लॉस को जला दिया। अच्छा वो जला दिया तो हम अभी जल रहे होते हैं, ठीक है। तो न्यूटन की बिल्ली थी तो उसने एक वो जो घर बनाते हैं ना काठ का बच्चों जानवरों के लिए, उसको बुलाया। उसको घर बनाने के लिए बोला कि भैया मेरी बिल्ली के लिए एक शानदार घर बनाओ, ठीक है, और घर एकदम मस्त होना चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बनवा दिया। अब क्या होता है, जनरली घर में तो एक ही गेट होता है। तो न्यूटन ने उसको इतना झाड़ा, उसकी बात बाद में सुनी, इतना झाड़ा इतना झाड़ा, पर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। मेरी बिल्ली एक गेट से अंदर घुस जाएगी तो बाहर कैसे निकलेगी। इसके लिए एक और गेट काट के यहाँ बनाओ जिससे एक से अंदर घुसेगी और दूसरे से बाहर निकलेगी। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, मजाक नहीं है, ये सच में हुआ ऐसा। बाद में जब न्यूटन का गुस्सा शांत हुआ, कारपेंटर ने ऑल्दो ऐसा बना दिया था। जब न्यूटन का गुस्सा शांत हुआ तो उसने जाके ये बात बोला, सर एक क्वेश्चन था आपसे। बोला बोलिए। बोला सर ये इस गेट से घुस सकती है तो इस गेट से निकल भी तो सकती है ना। तब न्यूटन को एहसास हुआ यार मैं क्या बोल गया इससे, और मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ वाली बात बोली। एंड देन ही अपोलोजाइज करवाया किया और उससे माफी मांगी कि यस आई डिडंट थॉट अबाउट दिस। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इट वाज जस्ट टू टेल यू दैट कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है मेरी कि कभी भी अपने दुश्मन को अपने से मतलब कम मत समझना। मैंने बहुत बार नोटिस, मतलब आप लोगों में नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस किया है कि ग्रेविटेशन, मान लो मैं ग्रेविटेशन आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपका एक पहले से पढ़ा हुआ है तो, और ये आसान चैप्टर भी सभी को पता है, बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग क्या करते हैं यार, ये आसान चैप्टर है, थोड़ा कम टाइम लगाएंगे, मुझे तो ये वाला टफ लगता है, मुझे एसएचएम टफ लगता है, मैं एसएचएम में ध्यान दूंगा, मुझे रोटेशनल टफ लगता है, मैं रोटेशनल में ध्यान दूंगा, ये तो चैप्टर आसान है, एक दिन पहले ही हो जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सच में टफ है, यानी कि रोटेशनल जो टफ है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए और आपसे ये ना बने। चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, इससे टफ क्वेश्चन, ये टफ क्यों है, इससे टफ क्वेश्चन आता है इसलिए टफ है ना, इससे टफ क्वेश्चन आता है इसलिए टफ है। लेकिन जब मुझे पता है ग्रेविटेशन एक आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आसान आते हैं, तो मैं इसको क्यों नेग्लेक्ट करूं, इसको ज्यादा मेहनत करूंगा कि यार ये सब बना के आने वाले हैं, और अगर मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया तो मेरी तो गई, मैं तो रास्ते में ही नहीं रहूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। अकबर वॉज बॉर्न इन, ऑप्शन नंबर ए 1526, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं, मुझे खुद को याद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 200 BCE, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 2020। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ भाई। अब देखो, इसमें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हम लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। 1917 में तो कोई पैदा हो नहीं सकता, 2020 में पैदा हो नहीं सकता। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अकबर की कहानी तो अभी रिसेंट की मिडेवल इंडिया की है, अगर हम थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है। इसके ऑप्शन इतने आसान थे कि मतलब हमें इसका आसानी से पता चल जाता है कि ये आंसर था। तो कभी कभी रोटेशनल से ऐसे आंसर भी आ सकते हैं कि जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शन यू कैन से द ऑप्शन ए इज करेक्ट, जस्ट इसको देख के बोल सकते हो ये करेक्ट है। लेकिन ग्रेविटेशन से ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ग्रेविटेशन इजी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आसान चैप्टर होते हैं अपने दुश्मन को, नीट इज योर एनिमी, कभी मत उसको दोस्त बनने की सोचना। जो आपके चैप्टर से आपके दुश्मन है, इसको कभी दोस्ती के तौर पे मत लेना। जो आसान है, ऐसा हो सकता है सामने तुम्हारा दोस्त है, पीछे से ग्रेविटेशन जाके तुम्हें छुरा घोंप दे, तो ये तुम्हारे दुश्मन है, इनसे जितना लड़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बात से थोड़ा ध्यान रखना। कभी भी किसी भी चैप्टर को आसान, किसी चैप्टर को टफ मत समझो। सबको अपने वीक पॉइंट्स पे ज्यादा मेहनत करो, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एस्केप वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी में मैं क्या कह रहा था कि कहने का अर्थ ये था कि मान लेते, मतलब मैंने एक काम किया कि एक वो ले लिया, मेरी अर्थ है तो इतना बड़ा अर्थ नहीं बनाते हैं हम लोग, ये जमीन है, ठीक है। मान लेते हैं मैं भी उत्तर सांडा में आया हुआ हूँ, तुम लोग एरिया का यही तो नाम है शायद, होपफुली। मान लेते मैं यहाँ आ गया, ठीक है।
मैंने यहाँ से एक रॉकेट जलाया, हम लोग सब मजा कर रहे हैं जिंदगी का, हम लोग यहाँ से रॉकेट जलाते हैं, तो ये रॉकेट ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ वेलोसिटी थी इसकी, मान लेते 40 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या किया, थोड़ा और हम सब ने मिलकर फिजिक्स लगाई, थोड़ा और स्पीड दिया, ऐसे करके एक वक्त आया जब ये स्पेस में चला गया, जब ये स्पेस में चला गया और वापस नीचे नहीं आया। तो एक ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो वापस अर्थ पे लौट करके नहीं आएगी, वो सीधे की सीधे स्पेस में चली जाएगी। ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगी। और जान के बड़ी हैरानी होगी कि इसकी वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इट इज सो हाई, समझ रहे हो, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। अब देखिए एक्स-रे वेलोसिटी का तो आपको मैंने बता ही दिया, क्या है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को हमें एस्केप करके वहां से निकलना है, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी करते हैं, डिनोट वी से करते हैं। अब एक बात समझो कि जब वेलोसिटी इतनी तेजी से जा रही है तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी, होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि हम किस तरह से एस्केप वेलोसिटी को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझो मेरी बात को। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, समझो। ये क्योंकि बुक्स में नहीं दिया हुआ है, मैंने बड़ी मुश्किल से खोज के निकाला है, कोई बुक में दिया होगा पता नहीं, पर मैंने कहीं और से निकाला है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, अर्थ पे एक बड़ा सा माउंटेन है, वहां में चढ़ गया, ठीक है। इसे माउंटेन्स नहीं होते, इनको प्लेट्यूज कहते हैं। अब मैं इस प्लेट्यूज पे चढ़ करके एक तोप लेके आता हूँ और फायर करता हूँ, तो क्या होगा, पहला फायर करूंगा तो यहीं गिर जाएगा, थोड़ी और स्पीड बढ़ाऊंगा तो यहाँ गिर जाएगा, थोड़ी और स्पीड बढ़ाऊंगा तो यहाँ गिर जाएगा, थोड़ी और स्पीड बढ़ा के मारूंगा तो वो इस पाथ को पकड़ लेगा, और देख लो ये इलिप्स में ऐसे अर्थ के यहाँ पे गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, अर्थ के यहाँ पे गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, इलिप्टिकल पार्ट में घूमेगा। फिर मैंने थोड़ा सा और फायर स्पीड बढ़ाया तो देखा मैंने ये जो मेरा पार्टिकल है वो सर्कल में गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, और स्पीड बढ़ाया तो फिर से देखा कि वो इलिप्स में करना शुरू कर गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप वेलोसिटी एस्केप पे नहीं लेके जाते हो तब तक हमारी ऑर्बिट्स पे जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनका पाथ तो इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैटेलाइट या फिर एन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ एंड इट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग in circular orbit. Option A, जो velocity was escape velocity. Option B was greater than escape velocity. Option C less than escape velocity. Option number D none of the above. तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से चली जाएगी, और अगर सर्कल लिख दिया है तो वो एस्केप वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। बस ये सर्कुलर ऑर्बिट्स देख के आप बता सकते हो कि आंसर इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अगर यहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता तो आप जस्ट ये इलिप्स देख के बता सकते हो कि दिस वाज लेस देन दी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाया और मैंने फायर कर दिया, पम फायर किया तो देखो ये जो पत्थर है, ये जो भी ऑब्जेक्ट था वो पैराबोलिक पाथ लेके चला गया, ठीक है। A cannonball with escape velocity will follow a parabolic path. लेकिन अगर ग्रेटर देन escape velocity डाल देंगे तो it will follow a hyperbola path. अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, an object is fired with some velocity and it follows with some velocity in space and it follows hyperbola path. Option number A, velocity was equal to v equals to velocity escape velocity. Option number B, v less than escape velocity. Option number C, v greater than escape velocity. Option number D, none of the above. बताओ कौन सा सही है। ए का है v अगर इक्वल टू होता तो पैराबोलिक पाथ होता ना, एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगा तो पैराबोला होगा, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो हाइपरबोला होगा।
मैंने बस ये हाइपरबोला देखते ही मैं समझ गया कि वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम बना के निकाला था। वैसे क्वेश्चन मुझे कहीं मिला नहीं, ठीक है, जस्ट ऐसे ही मैं एक बार पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ठीक है, तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हाइपरबोला हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये डायग्राम मिल गया, तो मुझे लगा कि मैं इसमें डाल देता हूँ, क्या पता कभी नीट जोश में आके नाचने लगे, नीट या जेई वाले इसमें क्वेश्चन बना दे, तो इसलिए रख दिया। कुछ खास है नहीं इसमें। अगर उसने याद रखना, इलिप्टिकल सर्कल मतलब वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी, पैराबोला मतलब v इज इक्वल टू वीई, हाइपरबोला मतलब v इज ग्रेटर देन वीई। चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने ये बताया कि उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। आपने बोला बिल्कुल सर, आपने यही पढ़ाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में मैंने क्या बोला, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी अर्थ की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी अर्थ की, वो कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर रहेगी। ये तो हमने पढ़ लिया है भाई, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, ये तो हमने पढ़ लिया है। बोला हाँ पढ़ा है सर। तो अगर उसको एस्केप करना है अर्थ को, अगर उसको एस्केप करना है अर्थ को, तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहनी चाहिए और अपोजिट रहनी चाहिए। कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेगी, उसको अपनी तरफ रखेगी, और काइनेटिक एनर्जी का काम क्या, उसको दूर लेके जाना, तो वो होनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाली कहानी, अपोजिट होने का मतलब माइनस ऑफ दिस, तो दिस विल बिकम प्लस। तो देखो यहाँ पे ये लिख दिया। यहां से आप वीई की वैल्यू निकाल लो, जब वी की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा वी इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर, बट स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा रूट टू जी आर। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, ठीक है। अर्थ किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ इतनी एनर्जी से पकड़ के रखती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट को उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, और ये स्टूडेंट है, मैं ये स्टूडेंट भागने की कोशिश कर रहा, मैं इसको पकड़ के रखा हूं, नहीं जाने दूंगा, मेरा होमवर्क कर फिर जाने दूंगा। तो मैंने कितनी एनर्जी लगाई, इतनी। अब ये कौन है, ये अर्थ है, और ये कौन है, वो पार्टिकल है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल मुझसे बच के जाना चाहता है तो इस पार्टिकल को कम से कम इतनी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, जितनी मैंने लगाई है उतनी तो कम से कम लगानी पड़ेगी, वो भी अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस तरफ लगा रहा हूं तो उसे उल्टे डायरेक्शन में इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव अपोजिट ऑफ माइनस जी एम एम अपॉन आर। आपने बोला बिल्कुल सही है सर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर, ये एम मर जाएगा, ये एम मर जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर टू जी एम अपॉन आर आ जाएगा क्या। अब उसके बाद मुझे पता है जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आपने बोला हाँ सर, तो जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम, बोला हाँ सर, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आर स्क्वायर और एक जगह तो कितना है, रूट टू जी आर। अभी अब बस इसी में हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। जी की वैल्यू 9.8 और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर और 6400 किलोमीटर पुट करने का जब सॉल्व किया, इसी इसी इक्वेशन में सब पुट करके हमने जब सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वही मैंने बताया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो देखो, ये है आप में से कोई एक, तो आपने मुझसे पूछा सर क्या वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगी, तो मैं बोलूंगा नहीं करेगी। क्यों, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू रूट ओवर टू जी एम अपॉन आर, क्या है, या फिर रूट टू जी आर। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास है, नहीं है, मास ऑफ द प्लैनेट है। तो यस, के वेलोसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी होती है। फिर आपने पूछा क्या सर एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी फॉर एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी, मतलब मैं 30 डिग्री पे फेंकू, 40 डिग्री पे फेंकू, 50 डिग्री पे, क्या सभी का सेम रहेगा। तो क्या है आपको थीटा दिख रहा है वेलोसिटी में, आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी के। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात कि जब भी किसी बॉडी को हम एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। अब आप सोच रहे हैं कैसे, कैसे हुआ सर, कैसे, तो मैं बोलूंगा देख भाई, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने बोला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आपने बोला हाँ सर, आपने इसका क्या लिया था, नेगेटिव, नेगेटिव लिया था इसका ना, और ये पहले से क्या था नेगेटिव, इस तरफ ले क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी है दोस्तों, जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है। ठीक है,
अब ये कुछ फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देखना अच्छी बात है। क्या कि अर्थ की इसकी वेलोसिटी 11.2, मून की कितनी है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आप मून के सरफेस पे, अगर मून है यहाँ पे अगर आप जाके दौड़ोगे विद द स्पीड ऑफ दिस 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, और जैसे आप यहाँ पहुंचोगे तो आप सीधे से चले जाओगे, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे और स्पेस में जाके ढिंगा चिका करोगे, ठीक है। सबसे बढ़िया बात क्या है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून होती है, यानी कि कितनी होती है, इतनी होती है। इसलिए मून पे कोई एटमॉस्फेयर आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मून पे वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इतनी होती है, भाग जाते हैं वो लोग, वो क्या कहते हैं, एस्केप कर जाते हैं। अब किसी किसी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं पता है तो भैया केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दिया करो। अब देखो ये जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करेगी, मास एम ऑफ द प्लैनेट एंड आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। अब देखो हम थोड़ा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती होगी, थोड़ा समझ, नाम से समझ में आ गया होगा। ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ हमें सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहिए पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस, जिसके बाद वो एक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल 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 घूमना शुरू कर देगी, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं खास। इसका फॉर्मूला जो होगा, देखो अब ग्रेविटेशन, ये अगर देखो एक मिनट को बात को समझो, ये अगर हमारी अर्थ है, यहाँ पे अगर वो सैटेलाइट है एम, ये हमारी अर्थ है एम, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कौन सा होगा, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, कितना है आर डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल सही। आर की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस एच, बिल्कुल सही। तो मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन एक बात को समझो, ये क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसकी तरह काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि उसके लिए तो ये काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज व्हाट, आर प्लस एच, वेयर आर इज व्हाट, आर प्लस एच। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे कि दोनों सेम ही चीज है। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वी नॉट इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर प्लस एच। और अगर सैटेलाइट धरती के एकदम नजदीक है, आप समझो बात को, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और एक तो हो गया बहुत दूरी पे ये एच, लेकिन अगर ये एच बहुत ही छोटा हुआ तो, मतलब एकदम अर्थ से थोड़ी सी ऊपर में, यू कैन सी दैट सैटेलाइट फ्रॉम योर नेकेड आईज, तो ये एच क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सर्फेस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग बोल सकते हैं, बट अगर एच बहुत ही छोटा रहेगा आर से, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, यानी कि v इक्वल्स टू v नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर, v इक्वल्स टू रूट ओवर जी आर। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये और इसके वेलोसिटी तो सेम ही सेम है, सेम नहीं है भाई, वहां पे था v नॉट v इक्वल्स टू रूट ओवर 2 gm अपॉन r, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ gm अपॉन r, ठीक है। तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ओवर जी आर। आगे देखते हैं, आंसर प्लीज। देखो सन जो होता है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ, ठीक है। पीरियोडिकली या कुछ टाइम बाद सन की तरफ से एक स्टॉर्म आता है, तूफान, से हम कहते हैं सोलर स्टॉर्म। और ये सोलर स्टॉर्म जो होता है वो स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल होता है, किसका होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो मैग्नेटिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट एक्ट एज अ शील्ड, सुरक्षा कवच अगेंस्ट दिस स्टॉर्म। हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस सोलर स्टॉर्म को यहां से डिफ्लेक्ट कर देती है, बचा लेती है अर्थ को, ठीक है। ऑल कुछ तो घुस ही जाता अंदर में, बट मैक्सिमम चीज को ये डिफ्लेक्ट करके हमें बचा लेती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये सोलर स्टॉर्म यहाँ से उर्र करके आता है, अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, एक बार ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले कि 5 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म प्रिपेयर रेडी हो रहा है जो अर्थ से टकरा जाना चाहिए था। अभी तक पता नहीं क्या हुआ, कि हम लोग बच भी गए पता नहीं, कि अगर वो फुल इंटेंसिटी से टकरा गया तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शायद रिवर्स कर सकता है। नासा का प्रोडिक्शन था, शायद रिवर्स कर सकता है।
रिवर्स ना भी करे, मान लो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि रिवर्स नहीं हुआ, ये इसको पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इतनी भारी मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स अर्थ को अंदर एंट्री करेंगे कि आपकी जितने भी ग्रिड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ग्रिड के बारे में, तो जितने भी ग्रिड है वो के सारे खराब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे के सारे ग्रिड्स वो होते हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लंबे लंबे होते हैं जो तार लेके आते हैं, जो स्टेशन होते हैं, उनको ग्रिड्स कहते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हवा में बता दिया। ठीक है, तो ये ग्रिड्स खराब हो जाएंगे। अब आप समझ रहे हो, वर्ल्ड के सारे ग्रिड्स अगर खराब हो जाएंगे तो क्या होगा। और ये प्रिडिक्शन था नासा का कि अगर ये हुआ तो आने वाले 10 साल तक बिजली नहीं रहेगी, किसी भी कोने में बिजली नहीं रहेगी। तो सोलर स्टॉर्म्स इतने खतरनाक होते हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी तक हम लोग बचते आ रहे हैं, पता नहीं कब तक बचेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये सोलर स्टॉर्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मरकरी है, वेनस है, ये मार्स है, इन लोग के पास एटमॉस्फेयर नहीं होने का। ये सोलर स्टॉर्म्स इतनी तेजी से आते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर था ये पूरे को वहां से वाइप आउट कर गया, हटा देता है, वहां से गायब कर देता है, अपने साथ लेके चला जाता है सारा एटमॉस्फेयर। इसलिए उन लोग के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। वहीं अगर आप देखोगे जोवियन प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर लाइक प्लैनेट, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का बेल्ट होता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और उसके बाद में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और यहाँ पे है आपका जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या पता है, गैसियस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि वो सोलर स्टॉर्म यहाँ पहुंचते पहुंचते इतना वीक हो जाता है कि वो इसके एटमॉस्फेयर को नहीं उड़ा पाता। दूसरी रीजन, जुपिटर, मरकरी, वेनस, सैटर्न, जो ये जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून, ये सब है, इनका मास इतना ज्यादा हो गया इन गैसेस की वजह से कि इनके ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ज्यादा है। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा है कि एटमॉस्फेयर को पूरी टाइटली पैक करके रखते हैं। एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है, मुझे एग्जैक्टली मेरे को इसका प्रूफ नहीं पता, मुझे ये सच भी है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे कहीं पढ़ा था कि याद नहीं आ रहा, किसी ने बोला था कि नासा ने अपना एक वो छोड़ा था सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट था वो जुपिटर के अंदर में यहां से घुसता है और यहां से ऐसा ऐसा निकल गया था। मतलब ये पूरा एक गैसियस प्लैनेट था अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग गैसियस प्लैनेट था। एक और सबसे मस्त बात बताता हूँ कि अगर अर्थ के, अगर ये आपको पता होगा, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये हमारा लैंड मास हो गया, और ये हमारा ओशियनिक फ्लोर होता है। ओशियनिक फ्लोर हमें लगता है कि बहुत ही स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा आपका लैंडफॉर्म है उबड़ खाबड़, वैसे वो भी है। और यहाँ पे जो वो निकलता है लावा, अगर इसकी स्टडी की गई थी और ये पता चला था कि आज से बहुत साल पहले जो आज हमारा नॉर्थ पोल है वो एक वक्त हमारा साउथ पोल हुआ करता था। ये पहले के टाइम में साउथ पोल था, और जो आज हमारा साउथ पोल है वो हमारा नॉर्थ पोल होता था। जैसे कुछ कुछ रिलेटेड चीज है। ठीक है, ऐसा करके था, जिसमें ये मून का जो फ्लैग वाला जो बता रहे हैं कि ऐसा करके था कि वो कैसे ऐसे स्ट्रेट रह सकता है। तो वहां पे उन्होंने चार्जेस लगाए थे, एक रॉड डाली हुई थी जिसकी वजह से वो ऐसे स्ट्रेट दिखाई दिया था। और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से प्रूफ किया गया है कि वो ऐसा नहीं था, और ये नासा से इंडिपेंडेंट एजेंसी थी। ठीक है, तो वो जो गया था वो सच में गए थे, जान पे खेली थी भाई। ठीक है, चलो ये सब चीज मैंने आपको क्यों बताया, तो आप लोग को ये बताने के लिए कि जो अर्थ की सैटेलाइट्स है, ठीक है, ये अर्थ की सैटेलाइट्स पर भी सोलर स्टॉर्म का कभी कभार इफेक्ट पड़ता है। सोलर अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में जानोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अब आपको जब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी यहीं तक रखते हैं क्लास। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे।